पेन ड्रॉप साइलेंस था क्योंकि अरमान अपने सख्त रवैये की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था। माया की नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं और दिल में ये उम्मीद जागी थी कि शायद वो जा चुका है। लेकिन ये उम्मीद चंद लम्हों में ही दम दौड़ गई। थोड़ी ही देर के बाद अरमान वापस लौटा तो उसके हाथ में वो पॉइंटर था जो वो भूल गया था। वो सीधा पोडियम की तरफ बढ़ा, लेकिन उसकी वो काबी नसें पूरी क्लास का जायजा ले रही थी। अचानक उसकी नजर आखिरी निशस्त पर बैठी माया पर गई, जो बिल्कुल खामोशी के साथ नजरें झुकाए बैठी थी और खौफ के मारे मुंह में कुछ बार बार पड़ रही थी। अरमान के माथे पर बल पड़ गए। उसे ऐसे लगा जैसे ये लड़की उसका पीछा करते हुए यहाँ भी आ पहुंची है। घर में तो वो इस दुश्मन जान को बर्दाश्त कर ही रहा था, और अब यूनिवर्सिटी में भी वो उसके सामने थी। अरमान के लम्हों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। उसने सोचा कि अब जब वो यहाँ आ ही गई है तो उसे एहसास दिलाना चाहिए कि वो किसके सामने बैठी है। वो जानबूझकर माया की तरफ बढ़ा और उसे मुखातिब किया। आप जी, आप जो सबसे पीछे कोने में छुपकर बैठी हैं, खड़ी हो जाए। अरमान की गरजदार आवाज पर पूरी क्लास ने मुड़कर पीछे देखा। माया का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसने डरते डरते अपनी जगह से उठने की कोशिश की। जी सर, उसकी आवाज पर मुश्किल निकली। मिस, नाम बताएं अपना, तारुफ करवाएं क्लास से। उसने जानबूझकर उसे खड़ा किया था, हालांकि उसका नाम और पहचान बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो सिर्फ उसे सबके सामने कंफ्यूज करना चाहता था। माया का चेहरा सर्द पड़ चुका था। वो घबराती धड़कते दिल के साथ जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, उसके अल्फाज उसके हलक में अटक गए। वो भी अपने हलक से टूट निकल रही थी और हिम्मत जमा कर ही रही थी कि अचानक बराबर में बैठा वही लड़का जो उसका क्लास फेलो था और जिसने पहले उससे नाम पूछा था, माया की मदद करने के लिए बोल पड़ा, सर माया नाम है इसका। लड़के ने बहुत एतमाद से जवाब दिया ताकि माया की घबराहट कम हो सके। लेकिन ये जुमला अरमान के लिए जलती पर तेल का काम कर गया। अरमान जो इस लड़की से बेइंतहा नफरत करता था और जिसे जबरदस्ती इस रिश्ते में बांधा गया था, आज किसी गैर लड़के के मुंह से अपनी बीवी का नाम सुनकर अजीब से गुस्से में आ गया था। उसे खुद भी समझ नहीं आई कि उसे इतना शदीद गुस्सा क्यों आया, लेकिन एक अनजानी जलन ने उसे घेर लिया था। अरमान गुस्से से उस लड़के को घूरते हुए बोला, क्यों मिस्टर, मैंने आपसे पूछा है क्या? लड़का अरमान का गुस्सा देखकर हड़बड़ा गया। नहीं सर, वो दरअसल ये बहुत घबरा रही थी तो मैंने सोचा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अरमान ने उसे सख्ती से रोका। क्या ये गूंगी हैं जो आप ये बता रहे हैं, या आपने इनकी वकालत का ठेका लेके रखा है? अरमान का लहजा इतना सख्त और तंजिया था कि पूरी क्लास ये सुनकर हंसने लगी थी। माया ने शर्मिंदगी से चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो सब हंस रहे थे और वो जमीन में गड़ती जा रही थी। इस लड़के ने भी शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। अरमान ने दोबारा माया की तरफ रुख किया जब रोने वाली हो रही थी। आप खामोश क्यों हैं? जबान नहीं है क्या मुंह में? मैंने नाम पूछा है आपसे। तभी उसने हिम्मत की और कांपती टांगों के साथ सीधी होकर खड़ी हुई। अरमान की आंखों में वही नफरत थी जो वो घर पर देखती थी। पूरा नाम पूछा है मिस मैंने, नाम बताएं अपना। अरमान गुस्से में बोला था। वो देखना चाहता था कि ये लड़की अब क्या जवाब देती है। उसने अपनी आंखें मींची, एक लंबी सांस ली और खुद को यकीन दिलाया कि यह शख्स उसका शौहर है। सर, मेरा नाम माया अर। वो बेदिहानी में माया अरमान ही कहने वाली थी। उसके मुंह से अर निकल चुका था कि अरमान फौरन समझ गया कि ये क्या बोलने वाली है। वो नहीं चाहता था कि क्लास में किसी को भी उनके रिश्ते की भनक भी पड़े। अरमान पूरा नाम सुनने से पहले तेजी से बोल पड़ा, ठीक है, बैठ जाए अब आप। इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि आपका नाम सुनता रहूं। अरमान ने फौरन बात का रुख मोड़ दिया और वापस बोर्ड की तरफ घूम गया। वो जानता था कि अब ये अपने शौहर का नाम साथ मिलाकर लेगी, क्योंकि एक दिन पहले ही तो ये माया हारून से माया अरमान हुई थी। माया ने हैरत से अरमान की पुश्त को देखा और फिर खामोशी से बैठ गई। उसके दिल की धड़कन अभी भी बेतरतीब थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अरमान ने उसे अपना नाम मुकम्मल क्यों नहीं करने दिया। लेक्चर शुरू हो चुका था, लेकिन माया का जहन अभी भी उस मुख्तसर से मुकालमे में उलझा हुआ था। उसे अंदाजा हो गया था कि घर की तरह यूनिवर्सिटी में भी अरमान का रवैया उसके साथ नरम नहीं रहने वाला। यूनिवर्सिटी में छुट्टी की घंटी बजते ही तलबा का हुजूम गेट की तरफ उमड़ आया। हर तरफ हंसी मजाक और बातों की आवाजें थीं, लेकिन माया इन सब से कटी हुई एक कोने में खड़ी थी। वो बार बार अपनी कलाई में बंधी घड़ी की तरफ देख रही थी, जिसकी सुइयां बहुत सुस्त रफ्तारी से झक रही थीं। उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी के आसार नुमाया थे। वो बखूबी जानती थी कि घर पर सिद्दीकी अंकल सोच रहे होंगे कि वापसी पर अरमान उसे लेकर घर आएगा, क्योंकि उन्होंने सुबह अरमान को सख्ती से हिदायत की थी। लेकिन माया को यह भी अच्छी तरह से मालूम था कि अरमान किसी सूरत उसे साथ ले जाने वाला नहीं है। वो सुबह का मंजर नहीं भूली थी, जब उसे गेट पर उतारकर बिना पीछे देखे चला गया था। मुझे खुद ही रिक्शा लेकर जाना होगा, वो मेरा इंतजार नहीं करेंगे। उसने खुद कलामी करते हुए अपना बैग कांधे पर दुरुस्त किया और गेट से बाहर झांकने लगी ताकि कोई सवारी मिल सके।
दूसरी तरफ अरमान पार्किंग एरिया में खड़ा अपने एक साथी प्रोफेसर से महवे गुफ्तगू था कि अचानक उनकी नजर गेट के पास खड़ी माया पर पड़ी। मुसलसल बेचैनी के साथ कभी अंदर देखती और कभी बाहर और सड़क की तरफ देख रही थी। अरमान के माथे पर बल पड़ गए। वो नहीं चाहता था कि यूनिवर्सिटी का कोई भी तालब या स्टाफ मेंबर उन्हें एक साथ देखे या कोई बात बनाए। वो अपने साथी से माजरत करके तेज कदमों से चलता हुआ वहां पहुंचा जहां माया खड़ी थी। यहाँ क्यों खड़ी हो तुम? अरमान की सख्त आवाज सुनकर माया बुरी तरह से चौंकी और खौफ से पलटकर देखा। अरमान इंतहाई संजीदा चेहरे के साथ उसके सर पर खड़ा था। वो मेरे घर से कोई लेने आ रहा है। माया ने घबराहट में झूठ बोला क्योंकि वो अरमान पर बोझ नहीं बनना चाहती थी और ना ही उसकी मजीद कड़वी बातें सुनने का हौसला रखती थी। अरमान ने गहरी नजर उसके खौफजदा चेहरे पर डाली और फिर बेजादी से बोला, तो इतनी बेचैन होने की क्या जरूरत है? घर से कोई नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूं तो मेरे साथ चलो। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान ना हो। माया ने नजरें झुकाकर इनकार किया। वो इस शख्स के साथ सफर करने से डरती थी जो उसे देखना भी गवारा नहीं करता था। अरमान को उसके इनकार पर गुस्सा आ गया। मेरे साथ वैसे भी ना लेकर गया तो तुम्हारे अंकल, जो मेरे बाबा कम और तुम्हारे बाप ज्यादा लगते हैं, मेरी जान निकाल देंगे। अरमान ने तंजिया लहजे में हकीकत बयान की। वो जानता था कि अगर वो आज भी माया को अकेला छोड़ गया तो घर में एक नया तूफान खड़ा हो जाएगा और वो फिलहाल किसी नई बहस के मूड में नहीं था। सुबह भी ऐसे ही छोड़ आया था मैं, अब दोबारा ये रिस्क नहीं ले सकता, इसीलिए चुपचाप चलो मेरे साथ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, प्लीज आप जाएं। माया ने दोबारा इनकार किया। उसके मुंह से अल्फाज सुनकर अरमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई जो कि तंजिया थी। ये लड़की जो उसकी बीवी थी उसे सर कहकर बुला रही थी। ये रिश्ता भी कितना अजीब था। आपकी मर्जी है तो मैं चलता हूँ, ये कहते हुए अरमान ने कांधे उचकाए और मुड़ गया। उसे क्या जरूरत थी खुशामद करने की? उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश तो की थी। जैसे ही वो बाहर निकलने ही वाला था तभी माया ने बाहर के माहौल और लड़कों के हुजूम को देखा तो घबरा गई। उसने हिम्मत करके अरमान को आवाज दी, वो सुनिए। अरमान रुक गया और मुड़कर सवालिया नजरों से उसे देखा। अगर आप ले जाएंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। माया ने बहुत मुश्किल से अल्फाज अदा किए। उसका सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों से गाड़ी की तरफ इशारा किया। वो दोनों पार्किंग में पहुंचे। माया खामोशी के साथ आगे बढ़ी और गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठने लगी। यहाँ बैठने के तुम्हें किसने कहा है? अरमान की सर्द आवाज ने उसे वहीं रोक दिया। तो माया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। पीछे बैठो, मैं तुम्हारा शौहर होने का ड्रामा यूनिवर्सिटी में नहीं कर सकता, ना ही तुम मेरे बराबर बैठने के लायक हो। उसके अल्फाज तीर की तरह माया के दिल में पैवस्त हुए। वो खामोशी के साथ पीछे का दरवाजा खोलकर वहां बैठ गई और अपने आंसू जब्त करने की कोशिश करने लगी। अरमान ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी, लेकिन बार बार रियर व्यू मिरर में उसका यूं सहमा हुआ वजूद और मासूम सा चेहरा उसे नजर आ रहा था जो उसके जमीर को कुछ अजीब सा पैगाम दे रहा था। ये रहा आपके नवेल की दूसरी किस्त का तीसरा हिस्सा। अरमान ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका सारा ध्यान पीछे बैठी माया की तरफ था जो बिल्कुल बुत बनी खड़ी और खिड़की से बाहर देख रही थी। रियर व्यू मिरर में उसकी नजर बार बार माया के चेहरे पर पड़ रही थी जिस पर उदासी और खौफ के साए लहरा रहे थे। अरमान ने झटके से नजर हटाई और सामने सड़क पर मरकूज कर दी, लेकिन उसका दिमाग उलझन का शिकार था कि मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों इस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और खुद को डांटा। उसे माया की मासूमियत से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो उसकी जबरदस्ती की बीवी थी। मेरी जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ नेहा से शुरू होकर नेहा पर ही खत्म होती है। मैं किसी और को उसकी जगह कैसे दे सकता हूँ? अरमान ने खुद को याद दिलाया कि वो नेहा से मोहब्बत करता है। हालांकि नेहा उसे छोड़कर जा चुकी थी, लेकिन अरमान की अना अभी तक इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। उसे लग रहा था कि ये सब माया की वजह से हुआ है। ये मेरे रास्ते की रुकावट बनी है और मेरी खुशियों को खा गई है। जल्दी ही उसे रास्ते से हटाना होगा, पर उसका हल सिर्फ और सिर्फ तलाक है। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो बहुत जल्द इस रिश्ते से जान छुड़ा लेगा, चाहे उसके लिए उसे अपने बाप से बगावत ही क्यों ना करनी पड़े। गाड़ी जाकर सिद्दीकी हाउस के सामने रुकी थी। अरमान ने इंजन बंद किया और बिना माया की तरफ देखे गाड़ी से उतर गया। माया भी खामोशी से पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकली। वो दोनों साथ गेट से अंदर दाखिल हुए तो लॉन में बैठे सिद्दीकी साहब की नजर उन पर पड़ी। दोनों को साथ देखकर सिद्दीकी साहब के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई थी। शुक्र है तुम दोनों आ गए, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। सिद्दीकी साहब ने अपनी कुर्सी से उठते हुए मुस्कुराकर कहा। उनकी आंखों में इत्मीनान था कि उनका बेटा उनकी बात मान रहा है। जी बाबा। ऑफिस से वापसी पर उसे भी लेता आया। अरमान ने स्पॉट लहजे में जवाब दिया और नजरें चुरा गया, क्योंकि वो अपने बाप की आंखों में मजीद उम्मीद नहीं जगाना चाहता था।
बहुत अच्छा किया तुमने। जा माया बेटी, फ्रेश हो जाओ, खाना तैयार है। सिद्दीकी साहब ने शफकत से माया के सर पर हाथ रखा। माया ने बम मुश्किल लबों पर मुस्कुराहट सजाई और सर हिलाकर अंदर की तरफ बढ़ गई। अरमान भी तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन उसके अंदर का गुबार अभी नहीं निकला था। वो कमरे में पहुंचा और टाई खोलकर बेड पर फेंकी ही थी कि दरवाजा खुला और माया अंदर दाखिल हुई। उसे देखते ही अरमान का पारा हाई हो गया। तुम फिर इसी कमरे में आ गई हो, निकलो यहाँ से। अरमान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और दरवाजे की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में इतनी कर्तगी थी कि माया वहीं दरवाजे पर जम गई। लेकिन वो सिद्दीकी अंकल कह रहे हैं मुझे इस कमरे में रहना है, ये मेरा भी कमरा है। माया ने बहुत हिम्मत जमा करके जवाब दिया, क्योंकि वो अंकल की नाफरमानी नहीं कर सकते थे, ना ही उसके पास कोई और ठिकाना था। निकाह कर लिया, ये कम है क्या जो अब मेरे सर पर सवार होने चली हो? अरमान गुस्से में उसके करीब आया। उसकी आंखों में नफरत के शोले भड़क रहे थे जो माया को जला देने के लिए काफी थे। मैंने कहा चलो उठो और निकलो यहाँ से। मुझे इस कमरे में तुम्हारा वजूद बर्दाश्त नहीं है। मैं कहाँ जाऊं अरमान साहब, बाहर सब लोग हैं। अंकल क्या सोचेंगे? माया की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बेबसी की तस्वीर बनी खड़ी थी कि वो जाए तो जाए कहाँ। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या सोचते हैं। कमरे से बाहर आज के बाद अगर तुम यहाँ मेरे बेड के आसपास से भी मुझे नजर आई ना, तो देखना तुम्हारा क्या हशर करूंगा मैं। अरमान ने उसे बाजू से पकड़कर एक झटका दिया। माया लड़खड़ाकर सोफे के पास जा गिरी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मेरा क्या कसूर है? माया ने सिसकते हुए पूछा। उसकी समझ से बाहर था कि उस शख्स के दिल में इतनी नफरत क्यों है। मेरा कसूर यह है कि तुम मेरी जिंदगी में जबरदस्ती आई हो, और मैं जबरदस्ती के रिश्तों को नहीं मानता। अरमान ने नफरत से कहा और वॉशरूम में घुस गया। जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज ने माया को मजीद डरा दिया। वो वहीं सोफे पर बैठकर रोने लगी। उसे समझ आ गया था कि इस कमरे में उसकी जगह बेड पर नहीं बल्कि सोफे पर है या फिर जमीन पर। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी किस्मत पर शाकिर होकर वहीं सोफे के कोने में सर रख लिया। अरमान वॉशरूम में खड़ा आईने में अपना अक्स देख रहा था और खुद से सवाल कर रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो तो एक मासूम लड़की है, लेकिन मुझे उसका चेहरा देखकर अपना नुकसान क्यों याद आता है। वो खुद भी अपनी कैफियत से लड़ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा फिलहाल उसकी अकल पर हावी था। अगली सुबह जब माया की आंख खुली तो कमर में हल्का सा दर्द महसूस हुआ, क्योंकि वो सारी रात सोफे पर सुड़कर सोई थी। अरमान बेड पर बेखबर सो रहा था। उसके चेहरे पर नींद में वो सख्ती नहीं थी जो जागते हुए होती थी। माई ने जल्दी से उठकर खुद को दुरुस्त किया और वॉशरूम में घुस गई, ताकि अरमान के उठने से पहले तैयार हो सके। वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर बाहर निकली तो अरमान जाग चुका था और बेड पर बैठा बालों में उंगलियां फेर रहा था। माया ने डरते डरते उसे सलाम किया, लेकिन जवाब में सिर्फ एक सर की आवाज आई। माया जानती थी कि आज भी उसे अकेले ही यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, क्योंकि कल अरमान ने साफ कह दिया था कि वो उसका ड्राइवर नहीं है। वो नाश्ते के बाद अपना बैग कांधे पर लटकाए खामोशी से मेन गेट की तरफ आ रही थी कि पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। माया ने चौंक कर मुड़कर देखा। दरमन गाड़ी निकालकर पोर्च में खड़ा था। माया ने सोचा शायद उसे रास्ते से हटने का कह रहा है, इसीलिए वो जल्दी से एक तरफ हो गई। किधर जा रही हो तुम? अरमान ने शीशा नीचे करते हुए कदरे बुलंद आवाज में पूछा। उसके लहजे में वही रवायती रोब था। वो यूनिवर्सिटी जा रही थी सर, माया ने हकलाते हुए जवाब दिया और अपनी नजरें झुका ली। वो समझ रही थी कि अरमान उसे तंज का निशाना बनाएगा। तो क्या पैदल जाने का इरादा है आज? अरमान ने अपनी भविष्य काते हुए सवाल किया। उसे माया का यूं डरा सहमा अंदाज अजीब सा लग रहा था। जी, वो मैं रक्षा ले लूंगी बाहर से, माया ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वो दोबारा कल वाली सिल्लत नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन अरमान का अगला जुमला उसके लिए किसी धमाके से कम नहीं था। अगर रेडी हो गई हो तो चलो गाड़ी में बैठो जाकर, मुझे भी देर हो रही है। माया को हैरानगी का शदीद झटका लगा। वो बेयकीनी से अरमान की तरफ देखने लगी कि क्या वाकई ये वही शख्स है जिसने कल उसे साथ बिठाने से इनकार कर दिया था। क्या मेरा मुंह देखती रहोगी या बैठोगी भी? अरमान ने उसे यूं बुत बना देखकर झुंझुलाकर कहा। वो नहीं चाहता था कि डैडी या मम्मी बाहर आकर उन्हें इस हालत में देखें। जी, बैठ रही हूँ। माया फौरन होश में आई और तेजी से आगे बढ़कर पिछली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि अरमान ने खुद उसे साथ चलने की पेशकश की थी। गाड़ी सड़क पर रवादमा थी। अरमाया ने अपनी गोद में रखी किताबों को मजबूती से थाम रखा था। वो खामोशी के साथ बैठी थी, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किताबें हाथ में पकड़े वो बार बार उसी बुक की तरफ देख रही थी जो उसे अरमान पढ़ाता था। इस किताब का टाइटल देखकर ही माया के पसीने छूट रहे थे, क्योंकि उसने इस किताब को खोलकर नहीं देखा था। ना ही उसे मालूम था कि आज क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। घर के हंगामों और शादी की टेंशन में उसे पढ़ने का वक्त ही नहीं मिला था। अगर सर ने आज क्लास में कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी?
उसने दिल ही दिल में खुद से सवाल किया। उसे अरमान के सख्त रवैये का अंदाजा कल हो चुका था जब उसने पूरी क्लास के सामने उसे खड़ा किया था। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरमान की नजर रेयर व्यू मिरर से उसके परेशान चेहरे पर पड़ी तो वो रह ना सका। उसे लगा कि शायद माया की तबीयत खराब हो रही है। जी जी मैं ठीक हूँ, माया ने जल्दी से जवाब दिया और किताब को मजीद कसकर पकड़ लिया। जैसे वो किताब ही उसकी ढाल हो तो फिर ये चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? अरमान ने ततीशी अंदाज में पूछा। वो माया की रग रग से वाकिफ होना चाहता था। बस सर, वो आज के लेक्चर की टेंशन हो रही है। माया ने सच बोल दिया क्योंकि वो जानती थी कि झूठ बोलने पर अरमान का गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्लास में ध्यान से सुनोगी तो सब समझ आ जाएगा। अरमान ने गैर इरादी तौर पर उसे तसल्ली दी और फिर खुद ही हैरान हुआ कि वो उस लड़की से इतने नरम लहजे में क्यों बात कर रहा है। उसने फौरन नजरें हटा लीं और ड्राइविंग पर तवज्जो मरकूज कर दी। लेकिन माया के दिल में इस छोटे से जुमले ने एक उम्मीद की किरण रोशन कर दी थी। उसे लगा कि शायद अरमान इतना भी बुरा नहीं जितना वो समझती है। वो बार बार उसी किताब को देख रही थी और सोच रही थी कि काश वो अरमान की उम्मीदों पर पूरा उतर सके। यूनिवर्सिटी पहुंचते ही अरमान ने गाड़ी मेन गेट से थोड़ा फासले पर रोक दी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई तालबेल उन्हें एक साथ गाड़ी से उतरते हुए देखे। उसने स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां बजाते हुए माया की तरफ देखा, जो अभी तक अपनी किताबों को सीने से लगाए बैठी थी। अब क्या मेरा मुंह ही देखती रहोगी? उतरो गाड़ी से, मुझे पार्किंग में जाना है, अरमान ने स्पॉट लहजे में हुक्म सादर किया। तो माया फौरन चौंक कर होश में आई और जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसने एक नजर मुड़कर नहीं देखा और तेज कदमों से गेट के अंदर दाखिल हो गई। अरमान उसे जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी खलिश थी जिसे वो नजरअंदाज करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। माया अपनी क्लास में पहुंची तो वहां भी चंद ही तलबा मौजूद थे। वो खामोशी से चलते हुए अपनी उसी पुरानी निशिस्त पर जा बैठी जहां वो खुद को सबसे महफूज समझते थे। उसने किताब मेज पर रखी और गहरा सांस लिया ताकि अपनी धड़कनों को काबू में रख सके, जो अरमान के साथ सफर करने की वजह से बेतरतीब हो रही थी। अभी उसे बैठे हुए कुछ ही पल गुजरे थे कि वही लड़का जो कल उसके बराबर में बैठा था मुस्कुराता हुआ उसके करीब आया। उसके हाथ में एक नोटबुक थी और चेहरे पर दोस्ती की पेशकश। वो बिना इजाजत माया के बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। हेलो मिस माया, कैसी हैं आप? उस लड़के ने बहुत अपनायत से पूछा। माया, जो अपने ही ख्यालात में गुम थी, एकदम घबरा गई। उसने सर उठाकर उसे देखा और फिर नजरें झुका ली। जी मैं ठीक हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया और दोबारा किताब में सर झुका लिया ताकि वो लड़का समझ जाए कि वो बात करने के मूड में नहीं है। लेकिन वो लड़का शायद हार मानने वाला नहीं था। आपके यहाँ कोई फ्रेंड नहीं है? यहाँ मैं देख रहा हूँ आप कल से बिल्कुल अकेली बैठी हैं। उसने माया की तन्हाई को भांपते हुए सवाल किया। माया को उसकी बेतलुफी अजीब सी लगी। वो सिमट गई। जी नहीं, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ दोस्त, बनाने नहीं। माया ने धीमी लेकिन संजीदा आवाज में जवाब दिया ताकि वो बाज आ जाए। लेकिन इस लड़के ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। अरे पढ़ाई तो होती रहती है, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में दोस्त ना हो तो क्या मजा, इंसान बोर हो जाता है। माया को उसकी बातों से कोफ्त होने लगी। वो खामोशी के साथ वहां से उठी ताकि अपनी निशस्त तब्दील कर सके या क्लास से बाहर जा सके। उसे उठता देखकर वो लड़का भी फौरन खड़ा हो गया। आप कहाँ जा रही हैं? बैठिए तो सही, अभी तो बात शुरू हुई है। उस लड़के ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, जो माया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके माथे पर पसीना आ गया। मुझे बाहर जाना है, प्लीज रास्ता छोड़ें, माया ने लरसती हुई आवाज में कहा। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी कि कहीं कोई टीचर ना आ जाए। दोस्ती नहीं है तो हो जाएगी, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? आप मुझसे दोस्ती कर लें, मैं आपको यूनिवर्सिटी में गाइड भी कर दूंगा और नोट्स भी दे दूंगा। वो लड़का अपनी चिटनी चुपड़ी बातों से उससे मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। वो माया के मासूम चेहरे से धोखा खा गया था और उसे एक आम कमजोर लड़की समझ रहा था कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं, माया ने उसे सख्ती से मना किया। हालांकि वो अंदर से बुरी तरह से डरी हुई थी। वो जानती थी कि अगर अरमान ने उसे किसी लड़के के साथ बात करते देख लिया तो उसकी बात सुने बगैर ही उसे कसूरवार ठहरा देगा। हाँ हाँ ठीक है, मदद मत लें, लेकिन बात तो कर सकती है ना, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता हुस्न वालों पर। उस लड़के ने एक कदम मजीद उसकी तरफ बढ़ाया। उसका अंदाज अब कुछ हद तक छिछोरा हो रहा था। माया खौफ से 2 कदम पीछे हटी। उसका दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था कि वो क्यों इतनी कमजोर है जो उस लड़के को डांट भी नहीं पा रही। उसे इस वक्त शिद्दत से किसी सहारे की जरूरत महसूस हो रही थी और वो सहारा उसके करीब ही मौजूद था, लेकिन वो उससे बेखबर थी। इतनी देर में क्लास के दरवाजे पर एक साया से नमूदार हुआ और ये साया किसी और का नहीं बल्कि अरमान का था।
वो क्लास लेने के लिए अंदर दाखिल हुआ ही था कि सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। उसने देखा कि माया सहमी हुई खड़ी है और वो लड़का उसके बेहद करीब होकर उसे बार बार तंग कर रहा है और माया बेबसी से पीछे हट रही है। अरमान को ये देखकर शदीद गुस्सा आया। उसका खून खौल उठा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी मौजूदगी में, उसकी यूनिवर्सिटी में और उसकी अपनी क्लास में कोई उसके निकाह में मौजूद लड़की के साथ ऐसी हरकत करने की जुर्रत कर सकता है। अरमान ने हाथ में पकड़ी फायर मेज पर पटखे और बिजली किसी तेजी से उन दोनों के सर पर पहुंच गया। क्या तमाशा लगा रखा है ये। अरमान की धार से पूरी क्लास गूंज उठी और वो लड़का जो माया को बातों में लगाने की कोशिश कर रहा था, बुरी तरह से बौखला कर मुड़ा। इससे पहले कि वो कोई सफाई पेश करता, अरमान ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। सर, वो मैं तो बस लड़के के मुंह से भी इतना ही निकला था कि अरमान ने एक जोरदार तमाचा उस लड़के के मुंह पर दे मारा। चटा की आवाज इतनी शदीद थी कि क्लास में मौजूद बाकी तलबा के दिल भी दहल गए। अरमाया ने खौफ से अपनी आंखें बंद कर ली। यहाँ पढ़ने आते हो या लड़कियों को तंग करने के लिए आते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें एक अकेली लड़की को परेशान करते हुए? अरमान गुस्से से धाड़ रहा था। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और आंखों में खून उतर आया था। दरअसल मसला उसे लड़कियों को तंग करने पर नहीं था। मसला ये था कि माया उसके निकाह में थी, उसकी बीवी थी और उसकी जिम्मेदारी थी। ये एहसास अगरचे उसे शरी तौर पर कबूल नहीं था, लेकिन लाशरी तौर पर उसका यूं किसी गैर मर्द के साथ खड़ा होना अरमान की मर्दाना अना और गैरत को ललकार गया था। सर, मेरी बात तो सुने, मैं तो सिर्फ दोस्ती की बात कर रहा था। लड़के ने गाल पर हाथ रखते हुए वजाहत देने की कोशिश की, लेकिन अरमान सुनने के मूड में नहीं था, तो उसने दोबारा हाथ उठाया और उस लड़के को पैदर पर 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। लड़का लड़खड़ाकर पीछे बेंच पर जा गिरा। क्या कर रहे हैं आप सर? छोड़ दें इसे, मार मार कर अदमुआ कर देंगे क्या? इस वक्त अरमान को यूं उस लड़के को पागलों की तरह मारते देखकर माया की हिम्मत बंधी। वो तड़प कर आगे बढ़ी और अरमान का हाथ पकड़ लिया, जो दोबारा फिजा में बुलंद हो चुका था। अरमान ने झटके से माया की तरफ देखा, जिसने उसका बाजू थाम रखा था। माया की आंखों में खौफ था, लेकिन साथ ही एक इल्तिजा भी थी। अरमान का हाथ हवा में ही रुक गया और उसने गहरी और चुभती हुई नजर माया पर डाली। हाथ छोड़ो मेरा माया, अरमान ने दंदान पीसते हुए कहा। लेकिन माया ने उसकी गिरफ्त ढीली नहीं की। नहीं छोड़ूंगी, आप इसे जान से मार देंगे। होश में आए सर, सब देख रहे हैं, माया ने रोहानसी आवाज में कहा। वो नहीं चाहती थी कि अरमान के लिए कोई मसला बने। अरमान ने नफरत से अपना बाजू छटका और माया को कांधों से पकड़कर अपने सामने किया। तुम इतनी हमदर्दी क्यों कर रही हो इसकी? क्या लगता है ये तुम्हारा जो तुम मुझे रोक रही हो? अरमान के लहजे में शक और तंज का जहर खुला हुआ था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि माया उस लड़के को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी है। मैं इसलिए रोक रही हूँ कि आप इसे बार बार मार रहे हैं। इसने गलती की है, लेकिन आप तो प्रोफेसर हैं, आपको ये सब जेब नहीं देता, और इसने तुम्हारी तरफ यूं देखा और तुमसे बदतमीजी की। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं। माया ने गैर इरादी तौर पर उसे तुम कहकर मुखातिब किया था, लेकिन अरमान का ध्यान उसके अल्फाज के मायने पर था। वो हैरान हुआ कि माया उस लड़के को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अरमान के वकार और सुकून के लिए परेशान थी। तुम्हें कब से मेरी इतनी परवाह होने लगी? अरमान ने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया। इस लम्हे अरमान का गुस्सा थोड़ा थोड़ा सा ठंडा हुआ था। पहली दफा उसे अरमान की आंखों में अपने लिए एहसास नजर आया। बेशक ये एक रिश्ते का एहसास था, मल्लकियत का एहसास था। वो भी उससे मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन माया को उसकी आंखों में एक ऐसी चमक दिखाई दी थी जिसकी उसे हमेशा से उम्मीद थी। मुझे हमेशा से परवाह है, बस आपको कभी नजर नहीं आया, माया ने नजरें झुकाते हुए धीमी आवाज में जवाब दिया। अरमान चंद लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई जिसे वो समझने से कासिर था। उसने गहरा सांस लिया और मुड़कर उस लड़के की तरफ देखा जो अब सहमा हुआ खड़ा था। गेट आउट, निकल जाओ मेरी क्लास से, और आइंदा अगर तुम माया के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरमान ने फैसला अंदाज में हुक्म दिया। वो लड़का अपना बैग उठाकर तेजी से क्लास से भाग गया। पूरी क्लास अभी तक सख्त में थी। अरमान ने अपनी टाई की नोट दुरुस्त की और माया की तरफ देखा। और तुम जाओ अपनी सीट पर बैठो, और आइंदा अगर किसी ने तुम्हें तंग किया तो मुझे बताना। खुद हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है, अरमान ने बजाहिर सख्त लहजे में कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो पहले वाली काट नहीं थी। माया के लम्हों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट आई। वो जान गई थी कि अरमान का दिल पत्थर का नहीं है, बस उस पर बर्फ की तहें जमी हुई हैं जो शायद आज पिघलना शुरू हो गई हैं। वो खामोशी से जाकर अपनी सीट पर बैठ गई, लेकिन आज उसका दिल खौफजदा नहीं बल्कि पुरसकून था। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आ गई थी कि शायद एक दिन ये जबरदस्ती का रिश्ता मोहब्बत में ही बदल जाएगा। यूनिवर्सिटी वाले वाक़े के बाद अगरचे अरमान के रवैये में एक बहुत मामूली सी नरमी आई थी,
लेकिन उसका गुस्सा अभी भी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ था। माया के साथ अभी भी उसका रिश्ता मामूल पर नहीं आया था। वो घर में और यूनिवर्सिटी में उससे फासला बरकरार रखता था और माया भी उसकी हुदूद का ख्याल रखती थी। लेकिन वो वाकई माया के दिल में एक उम्मीद की शमा रोशन कर गया था कि अरमान के सीने में भी दिल धड़कता है। एक शाम अरमान अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था कि माया हाथों में फाइल और किताबें थामे डरते डरते उसके करीब आई। आपसे एक बात करनी थी। माया की आवाज सुनकर अरमान ने लैपटॉप से नजरें हटाईं और स्पॉट लहजे में पूछा, क्या बात करनी है? जल्दी बोलो, मैं मशरूफ हूँ। अरमान का लहजा रूखा था, लेकिन उसने माया को झिड़का नहीं था। मैंने हिम्मत की और थोड़ा करीब होकर बोली, वो मुझे इस असाइनमेंट में थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। क्लास में मुझे ये टॉपिक ठीक से समझ नहीं आया था और कल जमा करवानी है। उसने उम्मीद भरी नजरों से अरमान को देखा। अरमान ने एक नजर फाइल पर डाली और फिर माया के मासूम चेहरे पर। उसका दिल चाहा कि इनकार कर दे, लेकिन बतौर उस्ताद वो उसे मना नहीं कर सका। और वैसे भी अंकल ने उसे माया की पढ़ाई की जिम्मेदारी सौंपी थी। लाएं दिखाएं क्या मुसीबत है। अरमान ने बेजारी जाहिर करते हुए फाइल उसके हाथ से ली और बैठ के किनारे पर बैठने का इशारा किया। माया खुशी खुशी उसके करीब बैठ गई, लेकिन इस बात का ख्याल रखा कि थोड़ा फासला रहे। अरमान ने उसे असाइनमेंट के बारे में ही समझा रहा था और माया पूरी तवज्जो से उसकी बात सुन रही थी। अरमान का ध्यान किताब पर था, लेकिन माया की तवज्जो बार बार अरमान के चेहरे पर जा रही थी, जो इस वक्त बहुत ही संजीदगी से उसे पढ़ा रहा था। समझ आ रहा है, यहाँ दीवारों से बातें कर रहा हूं मैं। अरमान ने अचानक सर उठाकर पूछा तो माया जो उसे ही देख रही थी एकदम गड़बड़ा गई। जी जी, समझ आ रहा है। अचानक माया की नजर माया की नजरों से जा मिली। दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। अरमान को माया की आंखों में एक ऐसी कशिश महसूस हुई जिसने उसे जकड़ लिया था। वो चाहकर भी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। माया के चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई थी और कुछ लम्हों के लिए अरमान सब कुछ भूल गया। उसे अपनी अना, अपना गुस्सा और माजी की मोहब्बत सब धुंधला सा लगने लगा। उसका हाथ बेख्तियार माया के हाथ की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसे होश आया। वो बुरी तरह बौखला गया। वो खुद पर काबू न रख सका और अपनी नजरें चुरा गया। चलो जाओ यहां से, तुम्हारी सीट वो सोफे पर है। अरमान का लहजा एकदम सख्त और भारी हो गया। वो अपने जज्बात से डर गया था, इसीलिए फौरन उसे खुद से दूर करना चाहता था। हो गई असाइनमेंट पूरी, जाओ। उसने फाइल बंद करके उसकी तरफ बढ़ाई। माया इस अचानक तब्दीली पर हैरान थी। खामोशी के साथ उठी और अपनी फाइल लेकर सोफे पर चली गई, जहां वो पिछले 1.5 महीने से सो रही थी। अब तो उसे सख्त सोफे की आदत हो चुकी थी, लेकिन आज अरमान की आंखों में जो उसने देखा था वो उसे सोने नहीं दे रहा था। रात काफी बीत चुकी थी और अरमान करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी निगाह बार बार सोफे की तरफ जा रही थी, जहां माया सो रही थी। मैं उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों करता हूँ? उसने खुद से सवाल किया और बेड से उठकर खड़ा हुआ। वो दबे पांव चलता हुआ सोफे के पास आया। माया किताब पढ़ते पढ़ते न जाने कब सो गई थी और किताब अभी भी उसके सीने पर खुली पड़ी थी। सर्दी पड़ रही थी और उसके ऊपर ब्लैंकेट भी नहीं था। अरमान का दिल पसीज गया। उसने अलमारी से गर्म शॉल निकाली और बहुत एहतियात के साथ माया के ऊपर डाल दी। माया नींद में हल्का सा कसमसाई, लेकिन जागी नहीं। अरमान वहीं उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा, जो इंतहा की खूबसूरत और मासूम लग रही थी। नींद में वो किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, जिसे दुनिया के गमों की कोई खबर ना हो। उसके माथे पर बालों की एक लट बार बार गिर रही थी और उसके चेहरे के साथ शरारतें कर रही थी। अरमान का हाथ बेख्तियार उठा और उसने अपनी उंगली से उस लट को बहुत नरमी से हटाया और उसके कान के पीछे कर दिया। उसके लम्स में बला की नरमी, वो काफी देर तक उसे देखता रहा। अचानक माया को एहसास हुआ कि कोई उसके पास है। हम आप यहाँ माया की आंख खुल गई और अरमान को अपने इतना करीब देखकर वो एकदम से हड़बड़ाकर उठी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरमान अपनी इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ कि वो हाथों पकड़ा गया है। वो फौरन खड़ा हो गया और अपनी घबराहट छुपाने के लिए गुस्से का ड्रामा करने लगा। वो मैं पानी पीने के लिए उठा था तो देखा तुम ऐसे सो रही हो। बीमार हो जाओगी तो अंकल मुझे ही सुनाएंगे, इसीलिए ये चादर डाल दी। कोई गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। वो ये कहकर तेज कदमों से बेड की तरफ गया और जाकर लेट गया। माया हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ उसे देखती रही। उसने उस शॉल को अपने गिर्द अच्छी तरह से लपेट लिया, जिसमें से अरमान के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी ये। अरमान कंबल में मुंह छुपाए खुद को कोस रहा था, लेकिन उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो सारी रात सो नहीं सका था और यही सोचता रहा कि माया इतनी बुरी भी नहीं है। अगले दिन माया खुद को बहुत पुरसकून महसूस कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे दुनिया की हर चीज मिल गई हो, क्योंकि अरमान का वो छुपा हुआ रूप उसने देख लिया था जो सिर्फ उसके लिए था।
अरमान का वो मोहब्बत भरा लम्स जिसमें उसने माया के चेहरे से बालों की लट हटाई थी। बेशक वो अनजाने में ही था, लेकिन माया के लिए वो किसी नवीद से कम नहीं था। उसे यकीन हो गया था कि ये शख्स पत्थर का नहीं बल्कि उसके अंदर भी एक धड़कता हुआ दिल मौजूद है जो सिर्फ अना की बर्फ तले दबा हुआ है। उस रात के बाद माया की जिंदगी में एक नई बहार आ गई और वो अरमान की खामोश मोहब्बत को अपना नसीब समझकर कबूल कर चुकी थी। जब अरमान को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो माया उसके बोलने से पहले ही उसके काम आ जाया करती थी। वो सुबह से कपड़े इस्त्री करती, उसका नाश्ता तैयार करती, उसकी छोटी छोटी जरियात का ख्याल रखती थी। यही असल जिंदगी है और एक बीवी का फर्ज भी है। तो इस बात को अरमान भी मानने के लिए तैयार था। लेकिन खामोशी के साथ अरमान का हर काम वो खुद अपने हाथों से करने लगी थी और अरमान ने भी अब उसे टोकना छोड़ दिया था। माया आहिस्ता आहिस्ता अरमान के दिल में बसने लगी और अरमान को भी उसकी आदत होती जा रही थी। लेकिन वो ये बात करने से गुरेज करता था और अपनी जुबान से इकरार नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसने माया के सामने इस मोहब्बत का इजहार करती तो उसे कमजोर इंसान समझेगी या फिर ये सोचेगी कि अरमान अपनी बात से फिर गया। इसीलिए वो अभी भी बजाहिर सख्त रवैया अपनाए हुए था। एक दिन अचानक अरमान की मम्मा और पापा दोनों किसी जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए थे। घर में मुलाजिमीन तो थे, लेकिन अरमान और माया अपने पोर्शन में अकेले थे। सुबह का वक्त और अरमान तैयार हो चुका था, लेकिन अभी तक माया यूनिवर्सिटी के लिए नहीं उठी थी। अरमान घड़ी की तरफ देख रहा था। उसे देर हो रही थी। ये लड़की आज सोती ही रहेगी क्या? अरमान ने हड़पड़ाते हुए उसे सोफे की तरफ देखा, जहां माया अभी तक कंबल ओढ़े पड़ी थी। वो करीब गया और उसे आवाज दी, माया उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या आज? लेकिन माया की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अरमान को थोड़ी सी हैरत हुई, क्योंकि माया तो उससे पहले ही जाग जाती थी। उसने दोबारा कदरे ऊंची आवाज में पुकारा, मैं तुमसे मुखातिब हूं, माया उठ जाओ। जब फिर भी कोई हलचल नहीं हुई तो अरमान को तशवीश हुई। वो झुककर उसके करीब हुआ तो उसे माया के चेहरे की रंगत गैर मामूली तौर पर सुर्ख लगी। उसने डरते डरते अपना हाथ बढ़ाया और उसकी पेशानी पर रखा। ओ खुदाया, अरमान के मुंह से बेख्तियार निकला। माया का माथा आग की तरह तप रहा था। सुबह तेज बुखार हो गया था। अरमान की सारी नाराजगी और सख्ती उस लम्हे हवा हो गई थी। माया माया आंखें खोलो। अरमान ने उसके गाल थपथपाए, लेकिन माया आंखें नहीं खोल रही थी। वो नीम बेहोशी की हालत में थी। वो सोफे पर इस तरह बेसुध लेटी थी। अरमान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उसके हाथ पांव कूल गए थे। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं देख सकता। अरमान ने फौरन फैसला किया। उसने एक लम्हा जाया किए बगैर माया को अपने मजबूत बाजुओं में उठाया और बेड पर लिटाया। वो भागकर पानी और तौलिया लेकर आया। हिम्मत करो माया, आंखें खोलो प्लीज, मुझे डराओ मत। अरमान की आवाज में लजिश थी। वो उस वक्त अरमान प्रोफेसर नहीं बल्कि एक फिक्रमंद शौहर था। उसने जल्दी जल्दी पानी की पट्टियां माया के माथे पर रखना शुरू की। वो बहुत ज्यादा परेशान था और बार बार माया का दर्जा हरारत चेक कर रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने इसे सोफे पर सोने पर मजबूर किया और इसे सर्दी लग गई। अरमान खुद को कोस रहा था। जब पट्टियों से भी फर्क नहीं पड़ा और माया की हालत बेहतर न हुई तो अरमान ने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उसने दोबारा माया को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। रास्ते भर वो माया से बातें करता रहा ताकि वो होश में रहे। माया, हम बस पहुंच गए हैं, तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये क्या हो गया था उसे? वो शख्स जो उसका चेहरा देखना भी नहीं चाहता था, आज उसके लिए दीवानावार गाड़ी चला रहा था। कुछ घंटों के बाद जब माया को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके सर में शदीद दर्द था। उसने आंखें खोली तो सामने अरमान कुर्सी पर बैठा था, जिसके चेहरे पर थकावट और परेशानी आया थी। माया को होश में देखकर अरमान की जान में जान आई। माया बेइंतहा जज्बाती हो गई और अपनी दोस्त के गले लगकर रोई थी। लेकिन यहाँ उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसका शौहर उसके पास था। वो हैरान थी कि अरमान उसे अस्पताल लेकर आया है। कुछ दिन गुजर गए और माया की तबीयत काफी हद तक संभल चुकी थी। अरमान की मुसलसल देखभाल और वक्त पर दवा देने की वजह से वो अब अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल हो गई थी। शाम का वक्त था और वो कमरे में बेड पर बैठी थी, जबकि अरमान सामने कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा था। शुक्र है तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, रंगत भी अब वापस आ रही है, अरमान ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। तब माया ने मुस्कुराकर उसे देखा। आप इतने परेशान क्यों थे? मैं ठीक हो ही जाती, माया ने धीमी आवाज में पूछा। अरमान ने शरारत से अबूझ खाया। परेशान इसलिए था कि अगर तुम ठीक ना होती तो बाबा ने तो आते ही एक लंबा लेक्चर दे देना था कि तुमसे एक जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखों में छुपी फिक्र कुछ और ही कहानी सुना रही थी। माया ने मुंह वसोड़कर उसे देखा। अच्छा, तो सिर्फ आप अंकल से डरते हैं इसीलिए मुझे अस्पताल लेकर आए थे, यानी आपको मेरी कोई परवाह नहीं थी। माया के लहजे में एक शिकवा था। उसे लगा था कि शायद अरमान के दिल में उसके लिए जगह बन गई है, लेकिन उसका जवाब सुनकर वो थोड़ा सा मायूस हुई।
अरमान उसके चेहरे के तासुरात को देखकर संजीदा हो गया। उसे तो मुझे मरने ही देते, इतनी जहमत क्यों की? माया ने मुंह फेरते हुए कहा। अरमान अपनी कुर्सी से उठा और बैठ के किनारे आकर बैठ गया। अब इतना भी जालिम दिल नहीं हूं कि तुम्हें मरने ही देता, अरमान ने बहुत नरमी से कहा। उसका लहजा अब मजाक वाला नहीं था, बस थोड़ा बिजी था। इस वजह से शायद तुम्हें ऐसा लगा कि मैं लापरवाह हूं, लेकिन सच ये है कि उस रात तुम्हारी हालत देखकर मेरी जान निकल गई थी। ये कहते कहते वो रुक गया था। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही जज्बात का इजहार कर रहा है। माया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अरमान की आंखों में सच्चाई तैर रही थी। माया को खामोश देखकर अरमान ने गहरा सांस लिया। आज वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। माया, एक बात कहूं? अरमान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जी कहें, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगी? अरमान के लहजे में एक अजीब सी आजी और चाहत थी। माया को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो शख्स जो उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करता था, आज मोहब्बत का इकरार कर रहा था। माया की आंखों में नमी तैरने लगी। जी कर लूंगी, माया ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया। इतनी आसानी से क्यों? तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी है? अरमान ने हैरत से पूछा। वो तवक्को कर रहा था कि माया उससे शिकवा करेगी या उसकी बात को मजाक समझेगी। माया ने मुस्कुराकर उसे देखा और वो जुमला कहा जिसने अरमान को लाजवाब कर दिया। क्योंकि मोहब्बत करने में कौन सा टाइम लगता है, वो बेदहानी में ये बोली थी। इसका मतलब था कि दिल के फैसले घड़ी देखकर नहीं होते। अरमान के चेहरे पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने माया की इस सादगी पर अपना दिल हार दिया था। जब उसने उसका हाथ थामकर खुद के करीब किया तो माया की सांसें थम गई। तो ठीक है, आज उस मोहब्बत का हक अदा कर दो, अरमान ने बहुत मान से कहा। वो हक्का बक्का उसकी तरफ देख रही थी कि ये क्या कह रहा है। उसका दिमाग इस तेजी से बदलती सूरत हाल को समझने से कासिर था। क्या कह रहे हैं आप? उसने हैरत से पूछा। जो इंसान उससे नफरत करता था, जो उसे एक कमरे में निकालना चाहता था, आज वो मोहब्बत का सबूत मांग रहा था। कैसा सबूत? माई ने मासूमियत से सवाल किया। अरमान उसकी आंखों में देखते हुए मजीद करीब हुआ। वही सबूत जो एक मियाँ बीवी के दरमियान होता है। मोहब्बत का सबूत यह है कि यह फासला खत्म होना चाहिए। अरमान ने सोफे की तरफ इशारा किया। आज से तुम सोफे पर नहीं, बेड पर लेटोगी। ये सोफा अब सिर्फ मेहमानों के लिए है। तो माया का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। वो घबरा गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अरमान उसे अपने इतने करीब कर रहा है। नहीं, मैं ठीक हूं यहाँ, मुझे आदत हो गई है, वो बौखलाए हुए लहजे में बोली और पीछे हटने की कोशिश की। उसे अपनी धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थीं। हाँ, लेकिन मुझे आदत नहीं डालनी। ये कहते हुए उसने उसको उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींचा। माया खुद को संभाल न सकी और सीधी उसकी तरफ गिरी तो वो उसके सीने से जा लगी। उसी लम्हे उसने उसे अपने दोनों बाजुओं में थाम लिया। वक्त जैसे वहीं थम गया। माया के कानों में अरमान के दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं, जो शायद उसकी तरह ही तेज थी। उस दिन से ही दोनों की मोहब्बत मजीद गहरी होती चली गई। वो जो एक जबरदस्ती का रिश्ता था, अब एक अटूट बंधन बन चुका था। माया का वजूद अरमान के लिए सुकून का बायस बन गया था। उस रात के बाद से उन दोनों के दरमियान हायल दीवारें गिर गई थीं। अरमान अपनी पुरानी मोहब्बत को भूल गया था। नेहा का ख्याल अब उसके जहन के किसी कोने में भी नहीं आता था। माया की मासूमियत और वफाशारी ने उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो भी अरमान के ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, लेकिन बिल्कुल स्टूडेंट की तरह रहती। यूनिवर्सिटी में वो कभी भी अरमान से बेतलुफ होने की कोशिश नहीं करती थी। वो अपनी क्लास लेती और खामोशी से घर आ जाती। अरमान भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था, लेकिन अरमान की तवज्जो पूरी तरह माया पर थी। जब किसी लड़की के साथ अरमान को बात करते माया देखती तो उसे जलन होती थी। एक दिन वो कॉरिडोर से गुजर रही थी तो उसने अरमान को एक लड़की के साथ हंसकर बात करते देखा तो माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो वहां रुकी नहीं, बल्कि पैर पटकती हुई वहां से गुजर गई। वो चलते हुए पास से गुजरी तो अरमान ने उसे देख लिया। घर पहुंचकर माया का मूड सख्त खराब था। वो किचन में बर्तन जोर जोर से रख रही थी। अरमान जब घर आया तो उसे माया के तेवर बदले हुए लगे। आप क्या कर रहे थे उस लड़की के साथ? माया ने उसके सामने चाय का कप रखते हुए बिना तमहीद के पूछा। अरमान पहले तो हैरान हुआ, फिर मुस्कुरा दिया। कौन सी लड़की? वही जो कॉरिडोर में आपके साथ खड़ी दांत निकाल रही थी। माया ने जलकर कहा। ओह, वो मेरी स्टूडेंट थी, असाइनमेंट के बारे में पूछ रही थी। अरमान ने वजाहत दी। स्टूडेंट्स तो सारी होती हैं, मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ तो आप ऐसे कभी नहीं हंसे। माया की आंखों में आंसू आ गए। उसे डर था कि कहीं अरमान उसे छोड़ ना दे। मुझसे शादी की है तो क्या आप कल को किसी और से भी शादी कर लेंगे? उसने मासूमियत से खदशा जाहिर किया तो अरमान ने अपना कप रखा और उठकर उसके पास आया। अगर लड़ना बंद करो तो एक बात बताऊं,
उसने माया के आंसू साफ किए। बाबा, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, तुम पहली और आखिरी हो। उससे कहता तो अरमान के सीने से लग जाती थी। उसे अरमान की बातों पर यकीन आ जाता था। आज भी उन दोनों की मोहब्बत इसी तरह कायम है। वक्त गुजरता गया, लेकिन उनकी मोहब्बत में कमी नहीं आई, बल्कि इजाफा ही हुआ। सिद्दीकी साहब अपने बेटे और बहू को खुश देखकर फूले न समाते थे। उनका फैसला दुरुस्त साबित हुआ था। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा और माया ने अपनी मेहनत और अरमान की रहनुमाई में यूनिवर्सिटी का सफर इंतहाई शानदार तरीके से तय किया। आज माया के कॉन्वोकेशन तकरीब थी और वो सिया गांव पहने हाथ में डिग्री थामे किसी शहजादी की तरह लग रही थी। घर वापसी पर सिद्दीकी साहब ड्राइंग रूम में बहुत खुशगवार मूड में बैठे थे। अरमान और माया अंदर दाखिल हुए तो सिद्दीकी साहब ने उठकर दोनों का इस्तकबाल किया। मुबारक हो मेरी बेटी, तुमने मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया। मैं जानता था कि हारून की बेटी बहुत बासलाहियत है। सिद्दीकी साहब ने माया के सर पर हाथ रखा। माया की आंखें खुशी से नम हो गईं। ये सब आपकी शफकत और अरमान की मेहनत का नतीजा है बाबा। अगर अरमान मुझे सपोर्ट ना करते तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंच पाती। माया ने मोहब्बत भरी नजरों से अरमान की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रहा था। अरे मैंने क्या किया है? पढ़ाई तुमने की है, मेहनत तुम्हारी है, मैं तो बस एक उस्ताद होने का फर्ज निभा रहा था। अरमान ने आज से कहा। सिद्दीकी साहब ने अरमान के कांधों पर थपकी दी। तुमने सिर्फ उस्ताद का नहीं बल्कि एक बेहतरीन शौहर का फर्ज भी निभाया है। अरमान, मुझे खुशी है कि तुमने मेरे फैसले की लाज रख ली। अरमान संजीदा हो गया और अपने वालिद का हाथ थामकर सोफे पर बैठाया और खुद उनके कदमों में बैठ गया। बाबा, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने शुरू में आपके साथ बहुत बदतमीजी की, आपके फैसले को गलत समझा। मुझे लगा आप मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि आपने मेरी जिंदगी संवार दी है। अरमान की आवाज भर आ गई। अगर आप जबरदस्ती माया को मेरी जिंदगी में ना लाते तो मैं भटक जाता। नेहा जैसी मतलब परस्त लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता। माया मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है, जिसे मैं पहचान नहीं पाया था। सिद्दीकी साहब ने अरमान को उठाकर गले लगा लिया। देर आयत दुरुस्त आयत, मुझे खुशी है कि तुम्हें समझ आ गई है। औलाद के लिए वालदैन कभी बुरा नहीं सोचते। रात को अरमान अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा चांद को देख रहा था। माया कमरे में आई तो उसे यूं खामोश देखकर उसके पास आकर खड़ी हो गई। क्या सोच रहे हैं? माया ने नरमी से पूछा। अरमान ने मुड़कर उसे देखा और उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। यही सोच रहा हूं कि मैं कितना खुशनसीब हूं, तुम जैसी नेक और वफादार बीवी मिली। माया, मैं शर्मिंदा हूं उन तमाम रवैयों पर जो मैंने शुरू में तुम्हारे साथ रखे। अरमान, प्लीज माँ जी को मत को दें। वो वक्त गुजर गया और अब हमारे पास एक खूबसूरत हाल और मुस्तकबिल है। माया ने उसके लबों पर उंगली रखकर उसे खामोश करवा दिया। तुम सच में बहुत अच्छी हो माया, तुमने मेरी नफरत को मोहब्बत में बदल दिया। मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अरमान ने उसके हाथों पर बोसा दिया। मुझे आप पर पूरा यकीन है, माया ने एतमाद से कहा। अच्छा, एक बात तो बताओ, अरमान ने शरारत से पूछा। जी, मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी में तुम पर गुस्सा करता हूँ और क्लास से निकालने की धमकियां देता था, तब दिल में गालियां तो देती होगी ना? अरमान ने हंसते हुए पुराना वक्त याद किया। माया भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। सच कहूं, बहुत गुस्सा आता था तब। दिल चाहता था कि आपकी गाड़ी के टायर पंचर कर दूं। दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा। माया ने सर उसके सीने पर रख दिया। बाहर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। हर कमरे में दो दिल एक हो चुके थे। उनकी जिंदगी में अब खुशियां ही खुशियां थीं। अरमान अपनी पुरानी मोहब्बत को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था, क्योंकि उसे सच्ची और खालिस मोहब्बत माया की सूरत में मिल गई थी। आज भी जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी आंखों में वही पहली सी मोहब्बत और चमक मौजूद होती है। वह ने उनके रिश्ते को मजीद मजबूत कर दिया था। उनकी मोहब्बत एक मिसाल बन गई थी कि किस तरह एक नामुमकिन नजर आने वाला रिश्ता